बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ अना महमद। नाज़रीन, बजट आज पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया है और इसका जो कुल हुजम है वो 18,771 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। जो इससे पहले डिस्कशन हो रही थी कि 17,500 अरब रुपए का ये बजट हो सकता है, लेकिन ये 18,771 अरब रुपए रखने की इसको तजवीज़ दी गई है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में शायद 10% इजाफे की तजवीज़ जो है वो दी जा सकती है, लेकिन 7% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और 7% इजाफा पेंशन में रखने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसके अलावा कुछ निकात मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो बजट तकरीर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से की गई है, जिसमें सेहत के शोबे के लिए 25.1 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 46 अरब रुपए, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3.6 अरब रुपए, दानिश स्कूल्स के लिए 22 अरब, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए 26.3 अरब, इसके अलावा वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली के शोबे की, जिस पे सबकी नज़र भी थी कि यहाँ पर कितना बजट हो सकता है, 116.2 अरब रुपए यहाँ पर रखने की तजवीज़ है। सनत और तिजारत की बात करें तो 6.6 अरब रुपए यहाँ पर रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर में 45 अरब, गिलगित बल्तिस्तान में 44 अरब और जमशुदा जो अजला हैं उनका बजट 56 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा दिफा का बजट 3010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, जो कम से कम माहाना आमदन है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कम से कम जो माहाना आमदन अभी करंटली चल रही थी 40,000 रुपये, उसमें भी 10% का इजाफा यानी इसको 44,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात की गई थी। सालाना 22 लाख से 32 लाख के दरमियान जो जिनकी सैलरी है उनके लिए टैक्स में छूट दी गई है। 23% इससे पहले टैक्स था और उसको कम करके 20% यानी 3% की इसमें छूट दी गई है। इस सारे मामले पे और जो बजट आज पेश किया गया है, इसमें वाकई आम आदमी के लिए रिलीफ था शामिल या नहीं था, इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मुज़म्मिल सौरवर्दी ने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा सीनियर एंकर और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और माहिर मईशत अली हसनैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करूंगी आप सबको प्रोग्राम में। आसमा साहिबा, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। बजट से एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? अभी जो वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया है, कैसा बजट हम इसको कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया अनम। मेरा ख्याल है कि एक जितने भी पिछले, यानी ये चौथा बजट है, पांचवा वैसे, और इस गवर्नमेंट का ये तीसरा या चौथा बजट बनता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाकी जो माजी के बजट थे उनसे ये काफी बेहतर है। जो गिवन सिनेरियो है उसके हवाले से भी, यानी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये थोड़ा सा तनख्वाहों में, गो के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कम है। जिस तरह से महंगाई है उससे ज्यादा होना चाहिए था इजाफा, लेकिन उसमें कम है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह के इस वक्त चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के भी हैं, और फिर पाकिस्तान को जिस तरह से सैलाब पिछली दफा आया और दीगर मामलात हैं, उस हिसाब से बहुत बुरा बजट नहीं हम कह सकते। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो एक मेन जो चीज होती है वो आवाम को रिलीफ के हवाले से है। तो जो 10% इजाफा इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किया है, अगर महंगाई को देखा जाए तो उस हिसाब से ये इजाफा नामुनासिब है। ज्यादा इजाफा होना चाहिए था। इजाफे की तजवीज़ है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, 10 नहीं है जी, 7%। जी 7%। बिल्कुल भी ये मुनासिब तजवीज नहीं है। यानी 10% से भी ज्यादा अगर होती तो ज्यादा मुनासिब था। लेकिन जो इस वक्त पेंशन्स में और इसमें इजाफा है, और तमाम, आपको पता है कि जब बजट आता है तो सरकारी मुलाजमीन हो या पेंशनर्स हो, उनकी उम्मीदें इसके ऊपर होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इजाफा मिले। अलबत्ता जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई है कदरे पिछले साल की निस्बत, और उसमें भी जो 2 नई स्लैब्स भी आई हैं। बाकी तो आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बताएंगे कि इसमें बाकी क्या क्या चीजें हैं, कितने टैक्स की छूट है। लेकिन विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया गया है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के हवाले से रिलीफ मिला है किसी हद तक पहले से, जिसको कि कहा जा सकता है कि एक तरह से तेजी, मुआशी जो सरगर्मियां हैं उसके अंदर तेजी लाने के लिए हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ है कि इसको बेहतर किया जाए। तो मैं भी सुन रही थी मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये पहले से बेहतर टैक्स जो बजट है वो है। लेकिन अगर सरकारी मुलाजमीन या तनख्वाहदार तबके के हवाले से देखा जाए, खास करके जाहिर है जो इस तनख्वाहों में इजाफा है वो तो सरकारी मुलाजमीन का ही होता है, तो वो मुनासिब नहीं है, वो ज्यादा होना चाहिए था।
बिल्कुल सही। मुज़म्मिल साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जिस तरह आसमा साहिबा भी बात कर रही हैं, सरकारी मुलाजमीन जो कि काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे इस इन्फ्लेशन के टाइम पर, जो अफरात ज़र की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसमें महज 7% इजाफा और पेंशन में भी 7% इजाफा, क्या ये काफ़ी होगा? क्या इसको हम अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? मेरे ख्याल में तनख्वाहों में इजाफा तो कम है। अगर हम वैसे इन्फ्लेशन का इंडेक्स देख लें, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह ग्रॉसरी बढ़ी है, जिस तरह बिजली की कीमतें हैं, गैस है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में जिस तरह इजाफा हुआ है, तो ये सैलरी उसको जस्टिफाई तो नहीं करती है इस वक्त। और फिर हुकूमत जिस तरह इजाफा करती है, फिर प्राइवेट सेक्टर उसको रेप्लिकेट करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। और अगर गवर्नमेंट ही 7% पे होगी तो आप समझें प्राइवेट सेक्टर तो 3-4% से ऊपर नहीं जाएगा। वो कहेगा सरकार ने 7% बढ़ाई हैं तो मैं क्यों ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो एक तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है उसको इस बार रेस कम मिला है, वो मैं समझता हूँ। पेंशनर्स को भी कम मिला है, दवाइयों की कीमतों में बढ़ी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है, और एक बुरा साल था जो पिछला सैलरीड क्लास ने गुजारा है। इस बार भी मैं जो देख रहा था, बेशक आप ये कह सकते हैं कि पहले 2 बजट जो इस गवर्नमेंट ने दिए थे वो बहुत सख्त बजट थे। उसमें टैक्सेशन बहुत बढ़ाई गई थी और उसमें जो सैलरीड क्लास का टैक्स है, समझें कम से कम पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा सैलरीड क्लास के टैक्सेशन से ही चलाया गया, और 35% 40% तक सैलरीड क्लास के टैक्स गए, 29% तक गए। इस बार भी मैं जो रिलीफ देख रहा था वो बहुत नॉमिनल है। जैसे तनख्वाहों में इजाफा नॉमिनल है, ऐसे टैक्स रिलीफ भी नॉमिनल है। कोई आउट ऑफ द वे टैक्स रिलीफ नहीं है। 2%, 3%, 23% से 20% किया गया है। आप समझे ना, 30% से 25%, 2-2, 3-3% का रिलीफ दिया गया है। अभी भी जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हायर साइड्स पर मौजूद हैं सैलरीड क्लास के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई, दुनिया भर में सैलरीड क्लास की जो टैक्सेशन है वो सिंगल बजट डिजिट में ज़्यादा रहती है और काफ़ी हद तक उसको सिंगल डिजिट में रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये 30%, 23%, 35% के करीब है। तो मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं कि 2 सख्त बजट के बाद शायद कोई रिवर्सल का एक सफ़र शुरू हुआ है। अब हमने टैक्सेशन में कमी करनी शुरू की है। अब ये बतदरीज होगी। मैं ये मानता हूँ कि आप एकदम 10-10%, 15-15% टैक्स रिलीफ्स नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी भी कोई हमारे यहाँ तेल की कुएं नहीं निकल आए कि हम सुबह कहें कि अब हमारा तेल बिकने लग गया है, हमारा सारा रेकोडिक निकल से सोना निकल आया है, तो अब हम टैक्स रिलीफ्स देने लग जाएं। मुझे गवर्नमेंट की उस पोजीशन का अंदाज़ा है कि उसने कितनी बेल्ट टाइट करनी है और कितनी मुश्किल से ये बजट बना है, कैसे सूबों से पैसे लिए गए हैं और सूबों से पैसे लेकर वफाक ने अपना बजट बनाया है। ये कोई आसान बजट नहीं था। हमने चारों सूबों से पैसे लेकर उनका एडीबी काट कर ये फेडरल बजट बनाया है, क्योंकि फेडरल के पास बजट बनाने की फिजिकल स्पेस नहीं थी और एक तरफ IMF की मॉनिटरिंग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा थी। तो उस बुनियाद पर जो है हमने एक, आप कह सकते हैं, रिलीफ का सफ़र शुरू किया है। वो रिलीफ मैं देख रहा था एक्सपोर्टर्स को भी मिला है, वो भी नॉमिनल है लेकिन मिला है। रियल स्टेट सेक्टर को भी रिलीफ मिला है, उनको ज़्यादा मिला है हमारी निस्बत। आप देखें ना, मैं देख रहा था 4.5% से 2.75 किया है उनको, और 5% से भी उनको हाफ रिलीफ मिला है। मतलब उनकी टैक्सेशन में 50% का डिस्काउंट है रियल स्टेट सेक्टर में, जो कि हमें एक्सपोर्टर्स में नहीं नज़र आता। एक्सपोर्टर्स में 2% से 1.25% किया गया है, वहाँ भी 40-50% का आपको एक रिलीफ नज़र आता है। एक्सपोर्टर्स का भी जब आप 2 से 1.25% पे आते हैं तो 35-40% का रिलीफ एक्सपोर्टर को भी टैक्सेशन में मिला है। रियल स्टेट सेक्टर को भी कोई 45-40% का रिलीफ मिला है। इस कंपैरेटिव एनालिसिस में सैलरीड को कोई 30-40% का रिलीफ नहीं मिला। अपने उसको इन 2 सेक्टर्स को जो टैक्सेशन में रिलीफ है उसकी शरह यकीनन सैलरीड क्लास से बहुत ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट बरामदात बढ़ाना चाहती है या रियल स्टेट सेक्टर का बहुत अरसे से रुका हुआ है उसको रोका जाती है। ओवरसीज को बहुत रिलीफ दिया गया है कि वो अपनी बैरून मुल्क जायदाद पर 1% CVT देकर बिल्कुल सही उसको कर सकते हैं। तो चलें, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं चाह रही हूँ थोड़े से पॉजिटिव्स जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं उनकी तरफ पहले जरा चले जाएं। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं वो सेक्टर्स जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से जुड़ा हुआ है, उनमें कितना रिलीफ आपको नजर आ रहा है, या ओवरऑल इस बजट पे आप क्या तज्जिया करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं पिछली बात पे मैं जो आपकी बात सुन रहा था, तो आपकी टोटल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो कोई 3 मिलियन के लगभग हैं।
आपकी जो लेबर फोर्स है या जो लेबर फोर्स होनी चाहिए, जो वर्किंग एज के पाकिस्तानी हैं, वो 100 मिलियन से ज़्यादा हैं। ठीक है, सो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तनख्वाह कितनी बढ़ी है, कितनी नहीं बढ़ी, लेकिन ये हमारी बहुत बाद की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले सवाल ये है कि ओवरऑल पिक्चर में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरे नज़दीक तो 7% एक बहुत मुनासिब नंबर है। जब आपका इन्फ्लेशन इस साल अप्रैल तक 6.2 6.3% था, और अब आके आप एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 महीने ऊपर गया है 7 पे, ठीक है, अगले साल जो है मे बी 1-2% मैक्सिमम ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप अपने स्टेबल और एक कंजर्वेटिव तरीके से जिस लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है उसके साथ बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई ऐसा गलत कदम नहीं है गिवन कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है। ये ओवरऑल एक बजट जो है ये कंट्रैक्शनरी है इस सेंस में कि हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग को हमने बहुत ज़्यादा घोट दिया है, और उसको घोटने की एक बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है, एक मंतक है, वो ये है कि आपकी डेट सर्विसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपके पास स्पेस नहीं है कुछ और करने के लिए। तो वहां तक तो मैं बात इसको उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी तक चल रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बजट की हद तक नहीं है, और बजट कभी भी आपकी मईशत को ठीक नहीं करेगा जब तक आप अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे। वहां आपको कुछ नजर नहीं आता। हम रोज इसके ऊपर बात करते हैं कि ठीक है, आपने थोड़ी अब कंजर्वेटिव तरीके से आप खर्च रहे हैं, और ये बाय द वे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। हर क्राइसिस के बाद अगली 3-4 साल की हुकूमतों ने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई है, क्योंकि वो मजबूर थे, और अभी भी हम मजबूर हैं। लेकिन जब तक हम अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, वो एक लंबी कॉन्वर्सेशन है कि क्या चीज करने की जरूरत है, तो इतना कोई खास उसमें वो नहीं होगा। अब आपने विनर्स और लूजर्स दोनों क्रिएट किए हैं। आपने सैलरीड क्लास को थोड़ा सा एक कंसेशन दी है, प्रॉपर्टी ओनर्स को कंसेशन दी है, लार्ज कॉर्पोरेशंस को थोड़ी कंसेशन दी है, एक्सपोर्टर्स को दी है, लेकिन सर्विस सेक्टर के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, मुख्तलिफ दीगर चीज़ों के ऊपर, एंड मोस्ट लाइकली पेट्रोल यूजर्स के ऊपर, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि आपकी पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे। लेवी तो वो देखें, समझ आती है इसलिए कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। हम हर दफा कहते हैं टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है, तो ये हमसे ही एक इवेंचुअली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके अंदर विनर्स एंड लूजर्स हमेशा क्रिएट होते हैं। तो अभी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रही है, वो भी मुझे समझ नहीं आती। को ठीक है, वो इंडिविजुअल लेवल पर तो है, लेकिन एज अ होल आपको अपनी इकोनॉमी को अगर ठीक करना है, तो बजट को आपने फिल वक्त स्टेबिलिटी क्रिएट करके, और वो उन बड़ी चीजों के ऊपर आना है, चाहे आप वो अपने एसओईज को, जो लॉसेज हैं उसको आपने खत्म करना है, आपने बिजली चोरी खत्म करनी है, आपने टैक्स चोरी खत्म करनी है, उसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं आती, और अभी भी हम यही देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। इस पर मजीद भी बात करनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आसमा शिराजी साहिबा भी, और हमारे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब भी मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस बजट पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं हम न्यूज़ पर, और वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में ये बजट पेश किया है, जो कि सेनेट की मंजूरी के बाद इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आसमा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो तालीम का शोबा है, अक्सर हम देखते हैं, और पिछले अदवार में भी हमने देखा है, बजट में बहुत कम हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है, और ख़ासतौर पर जो स्किल्ड एजुकेशन है उसके लिए। अब आला तालीम के लिए 46 अरब रुपए रखे गए हैं, इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 3.6 अरब। आपको लगता है ये जो बजट है तालीम का, ये काफ़ी है? क्योंकि पिछले टाइम पे भी हमने देखा, एक तनकीद होती हुई आ रही है, जो शोबा हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसमें सबसे कम बजट रखा जाता है। बिल्कुल अनम, ये तो बिल्कुल काफी नहीं है। और लेकिन क्या किया जाए कि जिस मुल्क के अंदर जो बजट बन रहा है उसके अंदर ज्यादा
आपके कर्जों में वो उसकी अदायगियों के सिलसिले में यानी जो आपको देना है, तो उसमें उस बजट की तरजीहात तो सारी की सारी जो है वो सूद और कर्जों की अदायगी के अंदर जा रही है, तो वो बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो पहले से हम इसको जो कंपैरेटिवली हम कह रहे हैं कि पिछले बजट से ये बेहतर बजट है, वो क्यों है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात अभी डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं और मुख्तलिफ उसकी जो उसके जो मालूमात है वो दी हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। लेकिन जो देखना पड़ेगा कि जो असल बात है वो इस वक्त गुर्बत की शरह में बेपनाह इजाफा हो चुका है, और आप देखें कि कितने परसेंटेज जो है वो इस वक्त गुर्बत की जो लकीर है उसके नीचे जा चुकी है। इसको बहुत सारे लोग यानी इंडिपेंडेंट जराए 7 करोड़ से जायद लोगों को कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा बल्कि कहा जा रहा है कि 42% के करीब जो है वो गुर्बत की शरह से नीचे अवाम है, जिनको के 2 वक्त का खाना बमुश्किल मिलता है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा मामला हो, एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला इमर्ज हो रहा है जिसको कि फौरी तौर पर देखने की जरूरत है कि कैसे इसको कम किया जाए। आपकी जो यूथ है, आपके जो नौजवान है, उनका रोजगार कैसे फराहम किया जाए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है, और उसमें सबसे अहम काम जो करने की जरूरत है वो है अशराफिया के ऊपर बोझ डालना और जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ देना। आप देखें कि जो शाहाना अखराजात इस वक्त सरकार के हैं, जिस तरह से हुकूमत के अंदर मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी के खास करके सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी को जो कोई अगर देखा जाए तो शाहाना उनके अखराजात है तो वो ब्यूरोक्रेसी के, उनको कम करने की जरूरत है। ये पूरा इसको एक पूरे इस्लाहात लानी पड़ेंगी कि एक आम जो एक ब्यूरोक्रेट है, एक आम आदमी है, एक सरकारी अफसर है, एक सियासी शख्सियत है, उसको किस तरह से अपना जो उनके जो यानी सरकारी इस्तेमाल है वो कैसे कैसे कम करना है। हमने देखा था बहुत सारी स्कीमें इस पे आई हुई थी, पहले माजी में भी हमने देखा कि जी 800 सीसी कार की, यानी एक एक सरकारी अफसर के ऊपर अगर आप उसको कुल मिला के देखें तो वो सालाना करोड़ों रुपए उनके ऊपर बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको देखने की जरूरत है, ना सिर्फ ये बल्कि जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं, एक्स्ट्रा जो आपकी वजारतें हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। आपके जो पार्लियामेंट के अखराजात है, अब ये देखे मैं भी देख रही थी, ये तज़य्युन और आराइश के ऊपर 18 करोड़ जो है वो आपने पार्लियामेंट का रख दिया है, आपने उसका रख दिया है, जितने अहम इदारे हैं उनके रख, तो इनको कम करने की जरूरत है जी, इनको कम करने की जरूरत है ताकि लोगों को ये एहसास हो कि किस तरह से जो एक गरीब मुल्क है उसके गरीब आवाम को यही फायदा उनको दिया जाए, और जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी अशराफिया को जो है वो पूरी तरह से उसमें होना चाहिए। अच्छी बात है कि रिलीफ मिला है बहुत सारे लोगों को, इसके अंदर जो लोगों की शिकायत थी वो दूर किसी हद तक हुई है, ताजरों की हुई है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी वालों की हुई है, रियल एस्टेट वालों के मसाइल पहले से कम हुए हैं, इसमें बैरून मुल्क सफर करने की आसानी भी पहले से बेहतर हुई है। लेकिन जो असल बात है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम है कि उनको आपने कैसे कैसे रिलीफ देना, उनको कैसे देखना है और उनकी जिंदगी पर, एक आम आदमी की जिंदगी पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, असल चीज ये देखने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आसमा साहिबा भी जिस तरह कह रही थी कुछ रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, ये हम हर साल सुनते हुए आते हैं कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैक्स कलेक्शन के जो तरीके हैं हुकूमत के उनको चेंज करना चाहिए। आपकी नजर में बेस्ट पॉसिबल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं और कितनी जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो जाएं ताकि हुकूमत के जो रेवेन्यू जराए हैं उनको बढ़ाया जा सके, ना कि गरीब आवाम से टैक्स कलेक्शन सिर्फ की जाए? देखिए, सबसे पहले आप टैक्सेशन जो है वो मेरे ख्याल में नंबर 1 आता है, बल्कि नंबर 1 नहीं, नंबर 2 और नंबर 3 भी टैक्सेशन है। इसलिए कि हमारे मुल्क में टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, और इसका मतलब ये है कि आपकी जो मईशत का साइज है उससे कहीं कम आप गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब उससे मसला क्या होता है कि हमने बैड प्लानिंग और बैड डिसीजंस और बैड सियासत की वजह से इतने ज़्यादा कर्जे अपने ऊपर उठाए हुए हैं और इतना ज़्यादा सूद जमा किया हुआ है कि हमसे हुकूमत नहीं संभलती। अब जब हुकूमत नहीं संभलती तो वो 2-3 चीज़ें होती हैं उससे। नंबर 1 ये कि वो चीज़ें जहाँ पैसा लगाना आपकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की एजुकेशन है या जिस तरह के इवन फूड रिलीफ है, मतलब लोग भूखे जहाँ बैठे हैं, वो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अपने स्पेस कम है। उसके बाद जो आप उस छोटे से बेस के ऊपर पैसा ज़ाया कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेस भी बहुत छोटा है, तो उसको आपने बड़ा करना है। नंबर 2 ये होता है कि फिर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं जहां आपकी लाठी चलती है, बड़े बड़े कन्वीनियंट और आसान तरीकों से।
वो आपके वो सेक्टर्स हैं जो कि एक इकोनॉमी को ग्रो करने के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जैसे कि आपके कॉर्पोरेशंस हैं जो बड़ी सनअतकारी करते हैं, जैसे कि आपकी सैलरीड क्लास है, वहाँ आपका ज़्यादा ज़ोर चलता है। उससे ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को बजाय इसके कि आप एक अच्छी ग्रोथ की तरफ प्लानिंग करें, आप सिर्फ अपनी अकाउंटिंग एक्सरसाइज के ऊपर अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं और आप अपनी ग्रोथ को खराब करते हैं। अभी पाकिस्तान जिस पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है, इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सिर्फ और सिर्फ भूख है। हम 3% के ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते। जब आपकी पॉपुलेशन 2% ग्रोथ पर है, तो इसका मतलब है कि आप 1% के ऊपर तो सिर्फ आप जो आप हिसाब किताब से निकालते हैं वो 1% की ग्रोथ है। उसके ऊपर आप ऐड करें इनइक्वालिटी, तो आपने अभी हमने देखा जिस तरह कि उन्होंने जिक्र किया कि पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है। कि पूरे साउथ एशिया में हम इकलौता मुल्क हैं जिसके अंदर पॉवर्टी बढ़ रही है अभी। राइट, सो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये क्राइसिस आज का नहीं है, ये बहुत पहले से कई दिहाइयों से हमें नजर आ रहा था कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब तक आप अपने टैक्स बेस को नहीं बनाएंगे, सब नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको एक सियासी जो आपके सियासी कुवत रखने वाले जो फरीकैन हैं, उनको कहीं ना कहीं बैठ के इस बात को सेटल करना पड़ेगा कि हुकूमतें 2 साल के ऊपर नहीं चेंज होती। ठीक है, हुकूमतों को 4-5 साल का एक प्रोसेस चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको को 4-5 साल का प्रोसेस चाहिए। जाहिर है ये चीजें दिनों में होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद, बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद ही हैं। मुजम्मिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी इन्फ्लेशन पर बात हो रही है और गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे एक बड़ी तादाद है और इसमें रोज बरोज हम इजाफा ही देख रहे हैं। और दूसरा, बेरोजगारी की शरह, हुकूमत नए तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं कर रही, बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको क्या प्लानिंग लॉन्ग टर्म हुकूमत की नजर आ रही है? तरजीहात में क्या ऐसा नजर आ रहा है कि बेरोजगारी हम आने वाले दिनों में कम होती हुई देखें? देखें, हम इस सारी जिम्मेदारी वफाक पर डाल देते हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद, जैसे कि आपने तालीम की बात की, ज़राअत की बात की, सेहत की बात की, ये शोबे डिवॉल्व होकर सूबों के पास चले गए हैं। सूबों के पास 57% ऑफ दी NFC होता है और अब सेहत, तालीम और ज़राअत जो है वो सूबों के पास है। अगर तालीम पर पैसे नहीं खर्चे जा रहे, अगर कोई 35-40% KP के स्कूलों में बिजली नहीं है, अगर कोई के सिंध के स्कूलों में बिजली नहीं है, तो ये अब वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। हमें सूबों की कारकर्दगी को उनके वसाइल के तनासुब से जायज़ा लेना होगा कि 2010 से सूबों को 18वीं तरमीम के तहत पैसे मिल रहे हैं और ये जो इन्होंने इस 2010 से 2025 तक इन सूबों ने उन वसाइल के साथ तालीम, सेहत और ज़राअत पर क्या खर्चा है और उसमें किस सूबे की ज़राअत ऊपर गई है, किसकी तालीम ऊपर गई है, किस सूबे का लिटरेसी रेट ऊपर गया है, ये अब वफाक का सब्जेक्ट नहीं है। लिहाजा वफाक ने तो एक इस्लामाबाद की तालीम देखनी है, पंजाब की तालीम पंजाब ने देखनी है, KP की KP ने देखनी है। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की तालीम के लिए तो काफ़ी पैसे रखे गए हैं। वहाँ जो 2, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल कॉलेजेस हैं जो इस्लामाबाद की हद तक हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में उसको देखना चाहिए। उसके लिए 22 अरब दानिश स्कूल्स के लिए, मुजम्मिल साहब इसको जरा एलैबोरेट अगर मजीद हम कर सकें। दानिश स्कूल्स के लिए 22 अरब रखे गए, स्कूल एंड कॉलेजेस जो दीगर हैं वो 26.3 अरब हैं। जी देखें, जो दानिश स्कूल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लो पावर्टी इलाकों में जाके बनाते हैं, जैसे गिलगित में बनाया गया है, जैसे और कुछ साउथ पंजाब में जो बिलो पावर्टी लेवल इलाके हैं वहाँ जाकर एक अच्छे स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, 1-2 स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बोर्डिंग के बनाए जाते हैं, लेकिन इससे सूबों की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ज़रूर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का है जो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर शुरू किया। अब गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी वो दानिश स्कूल बना रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि तालीम, सेहत, ज़राअत जिम्मेदारी सूबों की है। यहाँ पे कारकर्दगी का जायज़ा देखें, रोज़गार के मौके पैदा करने भी बुनियादी तौर पे सूबों की जिम्मेदारी है जब वसाइल उनके पास हैं। हम उनसे कोई बात पूछने को तैयार नहीं है और जिम्मेदारी वफाक पर डालते हैं और वफाक के बजट से हम ये अंदाजा। ठीक है, ये सवालात आप कह रहे हैं कि सूबों से पूछना चाहिए, ये सिर्फ वफाक की हद तक है जो बजट जो है वफाकियों में। आप देखें, एक सूबे में सिंध में पीपल्स पार्टी
2008 से बरसरे इक़्तिदार है। बिल्कुल बिल्कुल सही। 2013 से मेरे पास नए मेहमान इक़्तिदार है। शामिल हो गए। मैं चाह रही हूं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मईशत पर गहरी नजर भी रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है। मिर्जा साहब, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में, जो हम डिस्कशन करें। एक तो बजट के हवाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और अभी जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, क्या ये काफी है या इसमें कुछ बेहतरी हो सकती थी? देखिए, मैं अभी कौमी असम्बली से आया हूँ, पार्लियामेंट से। बजट पेश किया गया था जी, और बड़ी उसमें डिटेल्स के साथ चीजें डिस्कस की गई हैं। अब कल से ऑनवर्ड 20-22 दिन बजट पे ही बहस होगी। जो चीजें अभी तक अनाउंस की हैं वो मुझे ज्यादा कॉस्मेटिक लगती हैं, और वो चीजें ऐसी कोई टेंजिबल नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस तबके के लिए डाल सकें जिसके लिए उनको अनाउंस किया गया। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो एंटिटीज प्राइवेटाइज करी हैं उनकी तो बड़ी बातें की हैं। PIA है, स्पेक्ट्रम 5G है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इसमें किए गए हैं, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन। लेकिन उसके साथ जो ज्यादा ब्लीडिंग इदारे थे, जिसमें डिस्कोज हैं, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, SEOs, उनका कोई शेड्यूल, कोई एक रोड मैप नहीं दिया गया कि ये जो हजारा अरब रुपए के नुकसान कर रहे हैं, स्टील मिल है, रेलवे है, वापदा है, तो इनको किस तरह से और कब जो है इसकी ब्लीडिंग रोकी जाएगी। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा यह है कि सर्कुलर डेट पे कोई बात नहीं की गई है। 5,000 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट हो गया है, जिसमें 2,000 अरब रुपए जो है वो पावर का है, और 3,000 अरब रुपए जो है वो गैस का है। लेकिन पहले तो कम से कम उन्होंने ये कहा था बैंकों से कर्जे लेके 1,200 अरब रुपए जो है वो दे रहे हैं, और सर्कुलर डेट थोड़ा कम भी हुआ था। पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक इसमें इन्होंने कोई इसके बारे में कोई तफसील नहीं दी है जिसका हमें इंतजार था। ठीक है। पेंशन 7% और इंक्रीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी 7% रिकमेंड की है, लेकिन लोग कम से कम 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे। Exactly. अफराद ज़र को भी देखें हम तो वो 7% से ज्यादा है, डबल डिजिट पे पहुंच चुका है। लिहाजा चलिए इख्तियार साहब, इस पर हम मजीद भी बात करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से बाद आएंगे, दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमें नए मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है, फ़हीमुर रहमान सेगल साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, और इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़हीम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके सेक्टर की एक्सपेक्टेशन, चलें हमारे साथ मौजूद नहीं है फ़हीम साहब। इख्तियार बेग साहब, आप ब्रेक पर जाने से जो बात कर रहे पहले जो बात कर रहे थे, जो मिसिंग चीज़ें आपको नज़र आई हैं सारे बजट में, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस तरफ भी आप निशानदेही करें, जहाँ पर आपको लगा है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई हुए होंगे आवाम, या आवाम दोस्त कुछ चीज़ें हुकूमत की तरफ से। जी, जो एक रिमार्केबल चीज़ हुई है जी, और जो शायद ज़्यादा लोगों को इतना नहीं पता, वो ये था कि NFC अवार्ड की और 18th अमेंडमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन सूबा ने अपने तौर पे वॉलंटरी मरकज को ये ऑफर करा है कि जी 2 चीजों के लिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स और डेट रिपेमेंट, इन 2 चीजों के लिए हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। और चारों सूबों ने मिलके तकरीबन 1,225 बिलियन रुपीस वॉलंटरी ऑफर करा है कि वो फंड जो उनको मिलेंगे उसमें से यहाँ से रिमिट कर देंगे मरकज को, सिर्फ इन 2 चीजों के लिए। तो इसमें ना NFC अवार्ड का फार्मूला तब्दील हो रहा है, ठीक है, और ना 18th अमेंडमेंट रोल बैक हो रही है। ये सूबा ने वॉलंटरी तौर पे, जिसमें पंजाब भी दे रहा है, सिंध भी, KPK और बलूचिस्तान ने,
1225 से ऑफर करा है। उसकी वजह यह है कि अब डिफेंस बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन है हमारा और जो उसको 1 साल पहले शिकस्त दी है, अब वो वार करने के लिए फिर तैयार है। वो अपने इक्विपमेंट और अपना आर्सेनल को वो हमारी जरूरत जदीद है। से जदीद एक्वायर करना चाहता है, और हमारे 10 गुना सही है। ज्यादा उसके पास पहले बजट है, तो मजीद बढ़ा रहा है। तो एक तो उसके लिए ये पैसे, और दूसरा डेट में हमारे जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं ठीक है। वो इतनी बढ़ गई हैं कि इंटरेस्ट के लिए और डेट के अदायगी के लिए हमें नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल तो सही। ये तो एक कथा बात कलामी हो की गई माजरत जो मैं इख्तियार बेग समझता साहब, हूँ। मुझे आगे भी बढ़ना, चुके वक्त हमारे पास कम है। फ़हीमुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब, जल्दी से ज़रा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? जी, एज ऑफ बिन चूँकि बड़े अरसे से गवर्नमेंट भी कह रही थी कि हम वी आर इन टू IMF प्रोग्राम, तो समाओ देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एक मुतवाज़न बजट है जिसके बेसिक जो प्लस माइनस है मैं आपको ज़रूर कहूँगा। एक तो सैलरीड पर्सन को जो रिलीफ दिया है, इसमें उन्होंने आपका जो सरचार्ज सारा ख़त्म कर दिया और मुख्तलिफ स्लैब पे जो परसेंटेज वो कम की गई है, और जो रियल इस्टेट सेक्टर पे परचेज और सेल पे जो टैक्स कम किया है, विद होल्डिंग टैक्स, ये भी हमारी डिमांड थी, ताकि हमारा आपको पता है रियल इस्टेट सेक्टर से कई सेक्टर वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आपका रियल इस्टेट सेक्टर जो है इससे इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर को इन्होंने सुपर टैक्स 2% ख़त्म कर दिया है, और एक्सपोर्ट पे जो है एडवांस इनकम टैक्स है उसको भी इन्होंने ये एक्सपोर्ट पे आपने एडवांस इनकम टैक्स को भी इन्होंने 2% से 1.25% किया है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत ज़्यादा कर गई वो ये थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका GDP में शेयर है 19 to 20%, वो बिल्कुल इस हवाले से खामोश है। यानी इस एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा। BISP प्रोग्राम के मुतालिक मैं ज़रूर कहूँगा कि हम एक्सपेंड कर रही है फोरम पे ये कह रहे थे कि ये प्रोग्राम इसको आप ग्रेजुअली एक्सपेंड कर रहे हैं, लोगों को भीख मांगे। यानी आप अपनी जो जनरेशन है हमारी, जो लोग हैं उनको घर बैठे आप उनको कमाना सिखाएं। और ये जो इन्होंने जो रखे हैं, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार के मौके दें बजाय इसके लोगों को घर बैठे पैसे। ठीक है, वो भी हुकूमत का रिलीफ का एक तरीका है, और हुकूमत कई खानदानों को ये रिलीफ सालों से पहुंचाती भी आ रही है। आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सारे मेहमान जो मौजूद थे, आसमा शिराजी साहिबा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, फ़हीमुर रहमान सेगल साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को करना है मुझे क्लोज। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।